हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म क्या होता है? ये एक लिटरेरी थियोरी है जो टेक्स्ट को एनालाइज करती है क्लास स्ट्रगल, मतलब जो अपर क्लास होता है और जो वर्किंग क्लास होता है उनके बेस पे उनके आपस में इसके स्ट्रगल को एनालाइज करती है। इसमें इकोनॉमिक कंडीशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर कोई रिच कैरेक्टर है उसके साथ क्या चीज़ें होती है, और जो पुअर कैरेक्टर है या वर्किंग क्लास है उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती है, उनको उनके स्ट्रगल्स को इसमें एनालाइज किया जाता है। और खास करके पावर डायनामिक्स को लेके कि कैसे रिच लोगों के साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, हाउ दे मैनिपुलेट, और वो कैसे यूज करते हैं पुअर लोगों को या वर्किंग क्लास लोगों को, वो इस मार्क्सिज्म लेंस के थ्रू हमको लिटरेचर में दिखता है। इसमें जो लिटरेचर को यूज किया जाता है ये दिखाने के लिए कि कैसे सोसाइटल इनइक्वालिटीज है, कि कैसे पुअर लोग सफर करते हैं बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स। पुअर एज इन नॉट पुअर एज इन यहाँ पे जो भी वर्किंग क्लास लोग हैं या जिनको कमा के खाना है, जिनका जनरेशनल वेल्थ नहीं है, उनके स्ट्रगल्स और जो अपर क्लास स्ट्रगल है उन पे ध्यान तो दिया जाता है, लेकिन खास करके वो ये बताते कि देखो ये कैसे सफर कर रहे हैं। और ये जो रिलेशनशिप है वो हमेशा वर्किंग क्लास और रूलिंग एलिट इनके बीच में दिखता है। और इसमें ये टेक्स्ट ये सोचने इस मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म के थ्रू हमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि कैसे कुछ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कैसे कैरेक्टर्स के स्ट्रगल्स को मोटिवेट करती है, या वो कैसे कैरेक्टर्स के स्ट्रगल बढ़ाती है, और फिर जो आइडियोलॉजी होती है ऑप्रेस करने की उसको हाईलाइट किया जाता है मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म के थ्रू। मार्क्सिज्म ये टर्म आया कार्ल मार्क्स से। कार्ल मार्क्स ने और फ्रेडरिक एंगल्स ने मिलके कुछ बुक्स लिखे थे जहाँ पे उन्होंने कैपिटलिज्म को, मतलब ये जो कॉर्पोरेटिज्म है, या जैसे वेल्थ कैसे कुछ ही लोगों के हाथ में होती है, तो 1% लोगों के पास वेल्थ है तो वो कैसे 99% लोगों को वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, या उनको वो उनकी लाइफ को वो इम्पैक्ट कर सकते हैं। उसको उन्होंने उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। और फिर मार्क्स ने और एंगल्स ने उसको क्रिटिसाइज किया और उन्होंने सोशलिज्म का अल्टरनेटिव दिया। उन्होंने ये बोला कि देखो, इंस्टेड ऑफ 1% इंसान कुछ ओन करने से और 99 लोगों का लाइफ इम्पैक्ट करने से बेटर ये है कि सबको 100 में लेके आओ, सबको एक एक चीज दे दो ताकि सब उसको एंजॉय कर सके। तो अगर एक इंसान के पास 1 लाख रुपीज है तो, और किसी इंसान के पास कुछ भी नहीं है, 1 रुपी भी नहीं है, तो इसको दे दो, तो 50-50 रख लो, तो इसके पास 50,000 हो गया, उसके पास 50,000 हो गया। तो दैट इज सोशलिज्म, कि सब चीजें हर एक इंसान ओन कर सकता है उसको, ठीक है। एंड जब सोशलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है ना, मतलब थियोरी में इट इज सोशलिज्म, लेकिन जब उसको प्रैक्टिस किया जाता है तो वो हो जाता है कम्युनिज्म। फिर इसमें ये जो अपार्ट फ्रॉम मार्क्स एंड एंगल्स, इसमें दूसरे थियोरीज पे थे, जैसे थियोरिस्ट थे जैसे जॉर्ज लुकास। इन्होंने लिटरेरी रियलिज्म को मार्क्सिज्म से आइडियल्स के साथ लिंक किया। एंटोनियो ग्राम्सी ने कल्चरल हेजिमनी बताया, मतलब उन्होंने ये बताया कि कैसे कोई कल्चर इतना पावरफुल हो जाता है कि उसको दूसरे कल्चर को वो दूर रह के ही इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे अभी हम लोग अगर देखें तो अमेरिकन कल्चर का काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाता है इंडियन यूथ पे। तो मतलब आपने काफ़ी बार देखा होगा कि अमेरिका में कुछ भी चीज़ होगी तो दूसरे लोग उसको बार बार कॉपी करने लगते हैं, कि मतलब नेटफ्लिक्स पे इतना शोज देख लो कि यहाँ पे भी इमरजेंसी आ गई तो आप 911 ही डायल कर रहे हो, आप 100 नहीं डायल कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, कल्चर हेजिमनी हो गया, कि अमेरिकन दिखाते कि देखो हमारा कल्चर इतना अच्छा है, एंड फिर लोग उसको कॉपी करने की कोशिश करते, तो दैट इज कल्चरल हेजिमनी। फिर है लुइस अल्दूजर एंड टेरी गल्टन। इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म को मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म के साथ, मार्क्सिस्ट थियोरी के साथ उसको एंटवाइन किया। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। पहले है बेस और सुपर स्ट्रक्चर। बेस क्या होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन,
मतलब कोई भी चीज़, अगर मुझे एक पेंसिल बनानी है तो वो पेंसिल बनाने का फैक्ट्री, उसका रॉ मटेरियल, उसका सब मतलब जहाँ पे वो प्लेस पे वो बनेगा, वो सारी चीज़ें, वो क्या हो गया, प्रोडक्शन एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड सुपर स्ट्रक्चर मतलब वो सारी चीज़ें जो कल्चर, पॉलिटिक्स या रिलीजन या फिर वो सारी चीज़ें जो बेस को शेप अप करती है। तो अगर इसका एक एग्जांपल मैं दूँ तो अगर किसी इंसान ने पेंसिल बनाना चालू किया, ठीक है, तो उसको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसकी वजह से लोग उन पेंसिल को खरीद सके। तो अगर कोई नॉट खरीद सके बट यूज कर सके, अगर कोई उसको यूज कर ही नहीं रहा है तो फिर कोई उसको खरीदेगा नहीं, है ना। तो जैसे अगर मैंने एक अच्छा सा ड्रेस बनाया और मैं चाहती हूँ कि वो ड्रेस लोग पहने, तो वो ड्रेस बनाना मतलब जहाँ पे बना है उसका जो भी जिन लोगों ने भी बनाया वो सब क्या हो गया, बेस हो गया। लेकिन अगर कोई एक्ट्रेस उसको पहन के जाती है तो फिर लोग उसको लेना चाहेंगे, तो वो क्या हो गया, सुपर स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर से बेस जो होता है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है कि अगर कोई चीज़ कोई कर रहा है, अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कोई कॉफ़ी का ब्रांड यूज़ कर रहे हैं तो हम वो कॉफ़ी खरीदना चाहते हैं। तो सुपर स्ट्रक्चर की वजह से क्या हो जाता है, बेस जो होता है, जो मार्केट होता है, वो इम्पैक्ट हो जाता है। जैसे अगर इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दूँ तो देखो, एक रोनाल्डो का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें उसने वो पेप्सी का बॉटल हटा के वहाँ पे पानी का बॉटल रख दिया एंड पेप्सी के शेयर गिर गए। तो वो क्या हो गया, सुपर स्ट्रक्चर ने बेस को इम्पैक्ट किया। तो जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है उसमें आर्ट एंड लिटरेचर हमेशा ऐसे रूलिंग आइडियोलॉजीज, मतलब वो किसी चीज को प्रमोट करेंगे। तो अगर अक्षय कुमार थम्स अप पी रहे हैं तो हम लोग भी, जो भी अक्षय कुमार के फैन है, दे विल वांट टू ड्रिंक थम्स अप। तो वो जो ये जो होता है ना, जो भी सुपर स्ट्रक्चर में जो लोग होते हैं वो जब कोई चीज करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बेस इन्फ्लुएंस हो जाएगा। फिर क्लास स्ट्रगल, तो इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होता है सोशल क्लास में के बीच में, जो प्रोलिटेरिएट होती है वर्किंग क्लास, और बर्जुआ जो होता है जो प्रोडक्शन ओन करता है, जो एलीट क्लास होता है, उनके स्ट्रगल्स को दिखाया जाता है। फिर आइडियोलॉजी, ये क्या होता है, कुछ सेट ऑफ बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं जो रूलिंग क्लास बताता है या फिर रूलिंग क्लास ऐसे दिखाता है जिसकी वजह से अपना डोमिनेंस बरकरार रखने के लिए वो वैसी लाइफस्टाइल या वैसे चीजें क्रिएट करता है। तो फिर लोग उसको अपनी रियल लाइफ में उसको क्या करते हैं, उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अगर आप देखो, अगर किसी सेलिब्रिटी ने कुछ एक लहंगा पहना, ठीक है, एक शादी का, अगर उसने पिंक लहंगा पहना तो काफी सारी लड़कियां फिर चाहती कि मुझे भी पिंक कलर का लहंगा चाहिए, मुझे भी वैसा चाहिए। तो वो क्या करते हैं, अपने आइडियाज बताने के लिए, मतलब अपना जो सुपीरियरिटी है वो अपने वर्क के थ्रू लोगों को दिखाते हैं, और फिर उसकी वजह से क्या हो जाता है, लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो लोगों को लगता है बार बार कि जैसे अगर कोई कोई महंगी वाली कॉफी पहन रहा है, इतना पहन रहा है, अगर कोई महंगी वाली कॉफी ड्रिंक कर रहा है और भले ही मुझे कॉफी से एसिडिटी होती है, लेकिन बिकॉज वो इंसान कर रहा है मैं भी उसको करना चाहूंगी। तो देन वो क्या होता है, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म में ये चीजों का हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी एसिडिटी से, उसने प्रमोट कर लिया, उसने पैसे कमा लिया, उसका हो गया, लेकिन सफर तो मैं कर रही हूँ ना। तो फिर मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म यही चीजों को हाईलाइट करता है। एंड यहाँ पे मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म ये भी बताता है कि कैसे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि लोगों को लगता है कि बस अभी उसमें से बाहर ही नहीं निकल सकते, क्योंकि अगर एक उस कॉफी को पी रहा है तो फिर दूसरे लोग भी उसी कॉफी को पीने लगेंगे, फिर उसको प्रमोट किया जाने लगेगा। जैसे आप स्टारबक्स का ले लो फॉर एग्जांपल, इतनी महंगी कॉफी होती है, इतना अच्छा टेस्ट भी नहीं होता, बट बिकॉज वो एक सोशल स्टेटस हो गया, वो एक सिंबल हो गया ऑफ एलिटिसिज्म, कि लोग पैसे दे के जाके वहां पे खरीदते हैं क्योंकि उनको वो स्टारबक्स का कप चाहिए या उनको वहां पे जाके फोटोज निकालने हैं। तो ऐसी सारी चीजें क्रिएट की जाती है वहां पे कि लोगों को लगता है कि मतलब जो पुअर क्लास है या वर्किंग क्लास है उसकी वजह से सफर करता है। एलियनेशन, एलियनेशन में क्या होता है, वर्कर्स को उनके प्रोडक्ट से दूर किया जाता है। मतलब अगर वो पेंसिल वाला एग्जांपल ले तो पेंसिल बनाई किसने, उस वर्कर ने बनाई, ठीक है। तो लेकिन बाद में जब उसको बेच के उसका जो अर्निंग आएगा ना, वो अर्निंग
मेजॉरिटी ओनर रखेगा, ठीक है। जो अपर लेवल के लोग होते हैं, सीईओ होगा, उसका मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट होगा, वो रखेगा। जो एक्चुअल वर्कर है वो उतना पैसा नहीं रखेगा। तो वह वर्कर्स को क्या किया जाता है, उनके लेबर का जो प्रोडक्ट है, वो पेंसिल है, उससे दूर रखा जाता है। और फिर उसकी वजह से क्या होता है, उनकी आइडेंटिटी और पर्पस कम हो जाते हैं। जैसे अगर आप देखो कि हम लोग ऐसे बोलते हैं कि प्रियंका चोपड़ा ने सपोज सब्यसाची का लहंगा पहना। अभी सब्यसाची खुद तो वहां पे स्यू करने नहीं बैठा होगा ना, वो किसी और का काम होगा, किसी और ने उसको स्यू किया होगा, किसी और ने वो मटेरियल कल डाई किया होगा, उस किसी और ने उस पे वो बीड्स वगैरह लगाए होंगे, किसी और ने उसको कट किया होगा, किसी और ने उसको सिला होगा। बट वहां पे वो आइडेंटिटी किसकी बन गई, सब्यसाची की बन गई। तो वहां पे वो जो लेबर है वो उसको एसोसिएट नहीं कर सकता, वो किसी को जाके ये नहीं बोल सकता कि वो लहंगा मैंने बनाया या मैंने उसको डाई किया है, नहीं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वर्कर्स के बीच में आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगता है, उनका जो पर्पस है वो खो जाता है कहीं ना कहीं से, और फिर उसकी वजह से वो खुद को डिस्टेंट फील करने लगते हैं। हेजेमनी, हेजेमनी ग्रामसी का टर्म्स है, जिसमें रूलिंग क्लास ऐसा कल्चर क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से फिर लोग उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। या आजकल ज़्यादा दिखता है जैसे बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। तो जो भी इन्फ्लुएंसर्स है उनका अगर आप लाइफस्टाइल देखो, लोग उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। रियल में इतना पॉसिबल नहीं होता है किसी के पास, किसी को ये करना, बट बिकॉज कोई उसको कर रहा है, करके दिखा रहा है कि देखो हम लोग ऐसे लाइफस्टाइल जीते हैं तो तुम लोग भी जी सको। तो जब हमको वो नहीं मिलता है देन वी सफर। फिर फॉल्स कॉन्शियसनेस, ऐसे सिस्टम क्रिएट किया जाता है, जैसे मैंने वो कॉफी वाला एग्जांपल दिया था कि मुझे एसिडिटी हो रही है, बट ऐसे सिस्टम क्रिएट किया गया है आजू बाजू में कि ऐसा लगता है कि अगर नहीं किया तो फिर कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जैसे अगर कोई मूवी आ रहे, जैसे मूवी का भी छोड़ दो, चलो वोटिंग का देखो, वोटिंग करने के बाद देखो लोग अपने फोटोज डालते रहते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, और फिर हमको भी ऐसा लगता है कि इवन वी वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट, हमें लगता है कि हमें भी फोटो डालना चाहिए, हमें भी ये करना चाहिए। तो वो क्या हो जाता है कि ऐसा एक कॉन्शियसनेस क्रिएट किया जाता है, ऐसे सब किया जाता है कि लोग फिर क्वेश्चन करने लगते हैं कि अरे अगर मैंने डाला नहीं तो शायद किसी को यकीन नहीं होगा कि मैंने वोटिंग किया है, या मुझे शायद उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, या फिर कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। रेफिकेशन ये एक प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन रिलेशन को या लेबर को एज ए कमोडिटी यूज किया जाता है। मतलब हम वो क्विड प्रो को वाला कि तुम मेरे लिए ये करो मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। तो उसमें ह्यूमन रिलेशंस को भी वैसे ही ट्रीट किया जाता है कि अगर मुझे किसी इंसान से फायदा हो रहा है तो ही मैं इस इंसान से बात करूंगी, अगर नहीं हो रहा है तो फिर नहीं करूंगी। दैट इज रेइफिकेशन। कमोडिफिकेशन की जिसमें अगेन लोगों को वैसे ट्रीट किया जाता है कि इससे बात करूंगी तो मेरा क्या फायदा हो सकता है, या इससे मैं अभी इसलिए बात कर रही हूँ कि आगे चल के मुझे इससे फायदा हो सकता है। जैसे अगर किसी का रोल नंबर तुम्हारे आगे है तो फिर उससे अच्छे से बात करके रखो ताकि एग्जाम के टाइम पे वो तुम्हारी हेल्प कर सके। तो इवन दैट इज अ कमोडिफिकेशन। इंटरपलेशन काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये लुइस साल्थूजर का टर्म है। इसमें जो भी इंडिविजुअल्स, ऐसे कुछ इंडिविजुअल डोमिनेंट आइडियोलॉजीज के होते हैं, उनको सोसाइटी में कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, या फिर उनको कैसे काम करना पड़ता है, या कैसे उनके अराउंड वैसे सिचुएशन होती है कि लोग उनको आइदर एक्सेप्ट करते हैं या फिर उनको एकदम ये देखते कि वो कितना अच्छा है या कितना खराब है। वो सोसाइटी वैसा उस इंसान के अराउंड वैसा कुछ चीजें क्रिएट करती है, तो फिर हमको ऐसा लगता है कि ओके दैट पर्सन इज लाइक दैट। प्रोलिटेरियन लिटरेचर ये एक वो टाइप का लिटरेचर होता है जिसमें सिर्फ वर्किंग क्लास के स्ट्रगल्स की बात की जाती है, उनके स्ट्रगल्स को, एस्पिरेशंस को बताया जाता है। जैसे आप अगर चार्ल्स डिकेंस का वर्क ले लो तो वो प्रोलिटेरियन लिटरेचर में आ जाता है, खास करके उनका हार्ड टाइम्स। फिर इसमें इम्पोर्टेंट प्रैक्टिशनर्स कौन कौन थे, तो पहला है जॉर्ज लूकस, उन्होंने रियलिज्म में की बात की, लिटरेचर मतलब मार्क्सिस्ट लिटरेचर में वो थोड़ा रियलिज्म वाला एस्पेक्ट लेके आ गए।
और उन्होंने बोला कि कैसे रियलिज्म को स्टडी करेंगे तो हम लोग और अच्छे से क्लास डायनामिक को समझ सकते हैं। देन यू हैव एंटोनियो ग्राम्सी, इन्होंने कल्चरल हेजिमनी का कंसेप्ट दिया, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। लुइस अल्थूजर ने आइडियोलॉजी और इंटरपलेशन की बात की कि कैसे इंडिविजुअल्स अपने सोसाइटल स्ट्रक्चर्स की वजह से बनते हैं, कि सोसाइटी वैसे माहौल क्रिएट करती है तो इंसान भी वैसे ही बन जाता है। ठीक है, तो आप देखो इसका अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो एक्सेंट आ जाता है कि अगर आप बहुत सारी चीज़ें देखो या बहुत सारे ये करो तो हम लोग भी उसी तरीके से बात करने लगते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स गुजराती है तो आप उसी तरीके का थोड़ा पिक कर लोगे, उनका स्लैंग पिक कर लोगे। तो वो ये चीज़ें बताते हैं कि सोसाइटी वैसे चीज़ें क्रिएट करती है, हम लोग उसकी वजह से वैसे हो जाते हैं। नेक्स्ट है टेरी गल्टन, इन्होंने ये बताया मार्क्सिज्म को अलग अलग थियोरीज में वो लेके आए। स्ट्रक्चरलिज्म हो गया, डिकंस्ट्रक्शन हो गया, उसको उन्होंने मार्क्सिज्म के साथ रिलेट किया, को रिलेट किया। फ्रेडरिक जेन्सन है, इन्होंने लिटरेचर एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो रिलेशन है खास करके पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में वो बताया। जैसे कल्चर, अगर जैसे देखो आप देखो 15 अगस्त और 26 जनवरी के टाइम पे काफ़ी सारी ऐसे देशभक्ति वाली फिल्में लगती है। वो क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो टाइम पे उनको वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होता है। तो दैट इज हाउ कल्चर वर्क्स, कि कोई चीज़ ऐसे दिखाओ सो दैट लोग उसको कॉपी करना चालू करें। और इसमें लिटरेचर और फिल्म्स दोनों ये कहते हैं। तो अगर आपके फेवरेट फिल्म स्टार अगर मास्क लगा के घूम रहे तो फिर आप भी मास्किंग कर सकते हो, आप भी मास्क लगा के घूमो। तो उसी तरह से सॉफ्ट पावर बोलते हैं इसको, कि जो भी सेलिब्रिटीज होते हैं उनको एज अ सॉफ्ट पावर यूज किया जाता है। कभी अगर कोई दूसरे कंट्री से अगर कोई पॉलिटिकल लीडर आ जाता है तो फिल्म स्टार्स को यूज किया जाता है कल्चर दिखाने के लिए, क्योंकि कल्चर पे कोई ज्यादा एक्शंस नहीं लेता या ऑब्जेक्शन नहीं दिखाता। तो फिर कल्चर को एज अ सॉफ्ट पावर यूज किया जाता है डोमिनेट करने के लिए। रेमंड विलियम्स का उन्होंने बताया कल्चरल मटेरियलिज्म, कि कैसे कल्चरल प्रैक्टिसेस हमारे मटेरियल कंडीशंस को इम्पैक्ट करती है। तो जैसे अगर वो स्टैनली का बॉटल कोई इन्फ्लुएंसर यूज कर रहा है तो हम भी उसको खरीदना चाहते हैं ये सोच के कि वो क्लासी लगेगा या स्टाइलिश लगेगा, या वो कर रही तो मुझे भी करना है। बट वो 10,000 का बॉटल इतना महंगा, मतलब वो उतना तो आपका कोई 200-300 रुपए वाला बॉटल भी आराम से वो चीज़ पानी दे देगा आपको, इतना ये करने का ज़रूरत नहीं है। बट बिकॉज ऐसा कल्चर बन गया है कि लोग उसको खरीदना चाहते हैं, और कोई नहीं खरीदता फिर उसमें क्रिटिसिज्म हो जाता है कि अरे तो हमारे पास वो बॉटल नहीं है वगैरह वैसे। फिर मार्क्सिस्ट लिटरेचर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो इसमें क्लास ऑपरेशन की बात की जाती है कि कैसे रूलिंग क्लास जो होता है वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करता है। तो इसमें पावर डायनेमिक दिखाएंगे कि वो कैसे अपना पावर, अपना सोसाइटल स्टैंडर्ड, अपनी पहचान की वजह से लोगों को मैनिपुलेट करेंगे, और कैसे लोअर क्लास के लोगों को उनके हक भी डिनाई किए जाते हैं। जैसे आप देखो सलमान खान का केस ले लो आप, हिट एंड रन वाला, बिकॉज वो एलीट है, वो वर्किंग क्लास है तो वो छूट गया। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो सफ़र करता, वो अभी तक जेल में ही होता। वो उसको नहीं, मतलब उसको नहीं पुलिस ये करती, वो अभी तक जेल में ही सड़ रहा होता। बिकॉज वो सलमान खान है, बिकॉज ही इज फ्रॉम अपर क्लास, तो वो छूट गया, उसको वो लीनियंसी मिल गई। मटेरियलिज्म ओवर आइडियलिज्म, तो इसमें जो टेंजिबल रियलिटीज होती है, इकोनॉमिक स्ट्रगल्स होते हैं लोगों के, और जो लेबर कंडीशंस है इन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है रादर देन आइडियाज एंड स्पिरिचुअल कंसर्न। तो मतलब लाइफ का मीनिंग जानने से क्या फ़र्क पड़ेगा अगर तुम्हारे प्लेट में एक खाना नहीं है तो यहाँ पे इस पे फोकस किया जाता है। जो भी एक्चुअल रियलिटी है, खास करके इकोनॉमिक रियलिटी, उस पर फोकस किया जाता है रादर देन ये ढूंढना कि लाइफ का मतलब क्या है या मेरा जिंदगी में पर्पस क्या है, उससे ज़्यादा रियलिटी पे फोकस किया जाता है। देन नेक्स्ट है रेजिस्टेंस एंड रेवोल्यूशन। तो इसमें जो एक्ट ऑफ डिफायंस है अगेंस्ट ऑप्रेसिव सिस्टम, तो मतलब अगर कोई आपको सब्जुगेट करने की कोशिश कर रहा है तो फिर आप कैसे उससे फाइट कर सकते हो, या आपको कैसे फाइट करना चाहिए।
मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म में जो भी इंस्टीट्यूशन होती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मीडिया, ये कैसे रूलिंग क्लास के आइडियोलॉजीज को बताता है, एजुकेशन कैसे एक तरीके का आइडियोलॉजी लोगों को बताता है, और फिर उसकी वजह से जो वर्किंग क्लास है वो और ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, या फिर उनको दबाने की कोशिश की जाती है इनके थ्रू। अगर हमें स्कूल कॉलेजेस में ये पढ़ाया जाए कि किसी को हेट करना है या ये सारी चीज़ें गलत है, हमें इसको नहीं सपोर्ट करना चाहिए, तो फिर जो उस क्लास में पढ़ रहे हैं वो बच्चे भी वैसे ही तरीके से सोचेंगे, और इसके वजह से जो रियल प्रॉब्लम्स है उससे वो दूर भटकते जाएंगे। इनमें रोमांटिसाइज पोर्ट्रेयल को नहीं दिखाने, मतलब गरीबी को कभी रोमांटिसाइज मत करो। जैसे अगर आपने कभी इंस्टाग्राम पे या इस पे कुछ ऐसे रील्स देखे होंगे जिसमें एक वर्कर ऐसे ये लेके जा रहा है, गुलाब का फूल लेके जा रहे हो, तो उसको रोमांटिसाइज किया जाता है, उसको ये दिखाया जाता है कि ये कितनी अच्छी चीज है, वो अपनी वाइफ का इतना ये कर रहा है, ये सोच रहा है, या फिर मतलब उसको गरीबी को दिखाया जाता है अच्छे से कि गरीबी कितनी अच्छी है, वो गरीब इंसान है तो वो एकदम उसके मॉरल स्टैंडर्ड हाई होंगे। जैसे आप 90s के फिल्म्स देखो, अगर कोई गरीब घर का लड़का है लेकिन वो बहुत एकदम शरीफ होगा, जो अमीर बाप का बेटा होगा वो बिगड़ा हुआ होगा, तो वो क्या दिखाते हैं, मतलब फिर लोगों को ऐसा लगता है कि देखो गरीब है लेकिन हम लोग अच्छे हैं, मतलब मॉरली हम लोग स्ट्रांग है, बट रियलिटी में वैसा नहीं होता। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि गरीब लोग क्राइम वगैरह करते हैं, बट उनके लाइफ में दूसरे स्ट्रगल्स होते हैं, दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई उनको ये नहीं दिखाता कि वो भले ही वो रिच लड़के का शायद मॉरल स्टैंडर्ड कम होगा, बट एटलीस्ट उसको 2 टाइम का ठीक से खाना मिल रहा है, उसका जो बेसिक नीड्स है वो सारा पूरा हो रहा है, वो अगर बीमार पड़ गया वो डॉक्टर के पास जा सकता है। गरीब को वो सारी चीजें नहीं मिलेगी इतनी जल्दी। तो मार्क्सिस्ट लिटरेचर भी क्रिटिसिज्म भी यही एक्सपेक्ट करता है कि उसको रोमांटिसाइज मत करो, जो रियलिटी में है वो दिखाओ, जो लेबर और इकोनॉमिक प्रोडक्शन है उस पर फोकस करो। तो उसमें जो लेबरर्स के प्रॉब्लम्स है उनको या फिर उनके एक्सपीरियंस है उनको दिखाओ, रियल वे में दिखाओ कि कैसे वो एलियनेट हो जाते हैं, कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है उनको सोसाइटी में। डिकंस्ट्रक्शन ऑफ अमेरिकन ड्रीम्स, तो मतलब अमेरिकन ड्रीम में ये तो बोला जाता है कि जो भी तुमको चाहिए या तुम्हारा जो एक सबर्बियन लाइफस्टाइल का जो ड्रीम होता है वो अमेरिका में तुमको मिल सकता है, तुम 2-3 जनरेशन डाउन द लाइन या तुम उसी जनरेशन में रिच हो सकते हो। लेकिन ऐसा हर किसी के साथ होता है क्या? हर एक किसी का अमेरिकन ड्रीम कंप्लीट होता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे उसको भी डिकंस्ट्रक्ट किया गया कि इंडिविजुअल सपोर्ट सक्सेस पे ध्यान दो। अगर एक इंसान अमीर बन गया ठीक है, वो बन गया, लेकिन जो लोग स्ट्रगल कर रहे हो उनका भी दिखाओ, उनके उनके ऊपर भी फोकस करो। अभी इलॉन मस्क की बात ले लो, इलॉन मस्क भी माइग्रेंट था, वो वहां पे अभी बिलियनर बन गया। हर एक माइग्रेंट वहां पे जाके बिलियनर बन रहा है क्या? नहीं। तो फिर उनके स्ट्रगल्स पे भी ध्यान दो, ये मत सोचो कि बिकॉज इलॉन मस्क ने उसका अमेरिकन ड्रीम अचीव कर लिया तो वहां पे जो भी अमेरिका चला जाएगा वो बिलियनर बन जाएगा, उसके अमेरिकन ड्रीम्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो नहीं, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। तो जो भी सोशल इकोनॉमिक बैरियर्स है या जो भी चीजें हैं जिनकी वजह से उस इंडिविजुअल ने सक्सेस हासिल की, उस पर ध्यान दो, उस पर फोकस करो। इंटरसेक्शन ऑफ पावर एंड जेंडर, तो कैसे इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है वो इनइक्वालिटी बताता तो है लोगों के बीच में, अपर क्लास एंड पुअर क्लास के बीच में, बट एट द सेम टाइम वो कैसे पेट्रियार्क को भी रीइंफोर्स कर रहा है। तो मतलब अगर कोई मैन एक मैन को सब्जुगेट कर रहा है, वो मैन फिर घर पे जाके अपनी वाइफ को सब्जुगेट कर रहा है, तो यहाँ पे शी इज ट्वाइस मार्जिनलाइज, ठीक है, वो विमेन जो है वो ट्वाइस मार्जिनलाइज हो जाएगी। वो सिर्फ अपर क्लास मैन भी उसको सब्जुगेट करेगा ऑन इकोनॉमिक बेसिस, और उसका हस्बैंड भी शायद उसको सब्जुगेट करेगा। तो इसकी मतलब वहां पे पावर स्ट्रगल की बात करो, यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक पावर ही नहीं है, एक्चुअल पावर भी है, बिकॉज मैन अर्निंग है, बिकॉज वो उसका सोसाइटी में थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड है कंपेयर टू विमेन, वो विमेन को सब्जुगेट कर रहा है। अभी इसका
नॉवेल्स में देखते हैं, चार्ल्स डिकेंस का हार्ड टाइम्स में मार्क्सिज्म दिखता है, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, क्योंकि वो टाइम पे विक्टोरियन पीरियड में इंडस्ट्रियल पीरियड के पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था और उसकी वजह से मिडिल क्लास बन गया। लेकिन मिडिल क्लास को फैक्ट्रीज में काम करना पड़ता था, छोटे छोटे बच्चों को, 10-12 साल के बच्चों को फैक्ट्रीज में अनहाइजीनिक कंडीशंस में काम करवाते थे। वो हार्ड टाइम्स में दिखता है। जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म है, इसमें पॉलिटिकल एलिगरी तो है, लेकिन ये सोशलिस्ट आइडियल्स को क्रिटिसाइज करती है कि कैसे, ठीक है, मतलब सोशलिज्म क्या बोलता है कि हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो, लेकिन वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना इंसान का ह्यूमन नेचर में ही नहीं है। उसमें एक डायलॉग है जिसमें वो बोलते हैं कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। तो मतलब भले ही सबको इक्वली ट्रीट करो, लेकिन कुछ लोगों को तुम फेवरेटिज्म करोगे ही। फिट्जरल्ड का अगेन गैट्सबी, वो रिच और पुअर का डिस्पैरिटी बताता है कि कैसे रिच लोग होते हैं वो अपनी लाइफ एकदम आलीशान तरीके से जीते हैं और पुअर लोग जो है वो सफर कर रहे हैं। और जो अमेरिकन ड्रीम है वो कैसे मिथ है, ये हर किसी को नहीं मिलता है, बिकॉज एक का हो गया इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को मिलेगा, तो उसको भी उसमें क्रिटिसाइज किया गया है। फिर स्टाइनबेक का है ग्रेप्स ऑफ व्राथ, उसमें वो माइग्रेंट्स के स्ट्रगल्स को दिखाते हैं। जो भी ग्रेट डिप्रेशन हुआ था जब तब लोग माइग्रेंट ट्रैवल कर रहे थे अपने साउथ से, जब वो नॉर्थ में ट्रैवल कर रहे थे तब उनको वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, वो उसमें दिखाया है। अभी देखते हैं फ्रैंकनस्टाइन को एज अ मार्क्सिस्ट लिटरेचर। फ्रैंकनस्टाइन मैरी शेली का नॉवेल है और इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और क्लास इनइक्वालिटीज की भी बात की जाती है। तो इसमें क्लास और इकोनॉमिक स्ट्रगल क्या है, विक्टर फ्रैंकनस्टाइन जो डॉक्टर होता है वो अपर क्लास होता है और फिर वो बाद में एक मॉन्स्टर बनाता है, क्रीचर उसको बोलता है वो। अगेन फ्रैंकनस्टाइन में डॉक्टर फ्रैंकनस्टाइन था, ठीक है, वो मॉन्स्टर का नाम था ही नहीं कुछ नॉवेल में, उसको क्रीचर ही बोलते हैं। उसको पुअर वर्किंग क्लास के इसमें ये वर्किंग क्लास उसको सिंबलाइज, वर्किंग क्लास को वो सिंबलाइज करता है, क्योंकि विक्टर फ्रैंकनस्टाइन उसको बना तो रहा है, वो उतना केपेबल है कि वो उसको बना रहा है, लेकिन बाद में वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसको वो ये नहीं कर रहा, उसको वो बचाने की कोशिश नहीं करता, या उसको वो ये नहीं सोच रहा कि मेरी वजह से इसके प्रॉब्लम्स आए हैं, वो उसको छोड़ देता है कि अपनी तेरी लाइफ है तू जी, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। एलियनेशन क्या होता है, जब उसको उसका विक्टर फ्रैंकनस्टाइन जब उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर वो वहां से निकल के भाग के चला जाता है, क्योंकि उसको सब लोग उससे डर रहे, तो उसको एलियनेशन होता है, वो अपने क्रिएटर से दूर चला जाता है। फ्रैंकनस्टाइन ने उसको बनाया लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो उससे दूर हो जाता है सोसाइटी, और फिर वो खुद को भी डाउट करने लगता है कि मैं एक्चुअली वैसा हूँ कि नहीं हूँ, या मुझे एक्चुअल में क्या करना चाहिए। तो फिर कैसे ह्यूमंस को डीह्यूमनाइज किया जाता है, उनकी जो ह्यूमैनिटी होती है, क्योंकि अगर आप उसको मॉन्स्टर को भी देखो तो वो भले ही है ह्यूमन, वो अलग अलग ह्यूमन पार्ट्स से बना है, लेकिन वो उसको कोई एज ए ह्यूमन भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो एक कॉर्पोरेट की अगर बात करो, आप जॉब छोड़ दो, आपके प्लेस पे वो इमीडिएटली दूसरा इंसान वो लाके रख देंगे, काम कर देगा। वो ये नहीं सोचेंगे कि आप ये नहीं सोच सकते वहां पे कि मेरे बिना काम ही नहीं होगा, नहीं, आपके प्लेस पे उनको इमीडिएटली दूसरा इंसान मिल जाएगा, तो वहां पे ह्यूमन वैल्यू कुछ है ही नहीं। फिर इसमें हेजिमनी एंड आइडियोलॉजी क्या है, विक्टर फ्रैंकनस्टाइन के एम्बिशन होते हैं, उसको ऐसा लगता है कि मुझे साइंटिफिक मास्टरी करनी है, देखो मैं भी इंसान को बना सकता हूँ दूसरे इंसानों के पार्ट लेके, लेकिन उसकी वजह से सफर कौन कर रहा है, वो पुअर मैन कर रहा है, दैट क्रीचर कर रहा है, वो नहीं कर रहा। तो जब विक्टर जब भी एलिट क्लास कुछ ऐसे ये कर रहा है, अगर कोई सेलिब्रिटी कोई चीज को प्रमोट करता है तो वो ये नहीं सोचेगा कि सामने वाला उसको अफोर्ड कर सकता है, नहीं, वो अपने बजट के लिए बात कर रहा है, ठीक है, वो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मुझे नहीं फर्क पड़ता, सामने वाले भी तो कर ही सकते होंगे। क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड पावर डायनेमिक्स, तो क्रीचर का जो एंगर होता है, गुस्सा होता है, वो विक्टर के बाद में वो उसको रिजेक्ट करता है, उसके अगेंस्ट वो बगावत करता है, वो उसको उससे बदला लेने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है कि अभी तेरी वजह से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ,
तो ये जो वर्किंग क्लास भी थी वो भी वैसे ही सोच रही थी, वो सोच रहे थे कि हमें अपने राइट दो, हमें डिग्निटी के साथ रहने दो। अगर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन उसको एक्सेप्ट कर लेता और बोल लेता कि मैंने ये इंसान को बनाया है, तो शायद सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर लेती, शायद सोसाइटी उससे अच्छे से बात कर पाती, या उसको मिंगल कर सकते थे उसको, या फिर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन खुद भी उसको दिखा सकता था कि देखो तुम सोसाइटी में ऐसे बिहेव करना है, तुम्हें ऐसे ये करना है। तो लेकिन वो करता नहीं है वैसे, उसकी वजह से ये स्ट्रगल करता है, और फिर इसको बाद में जो गुस्सा आता है तो फिर वो बदला लेने की कोशिश करता है। फिर लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन, विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन क्या करता है, जो भी लोगों के जो बॉडी पार्ट ले रहा है वो उनको भी डिसरिगार्ड कर रहा है, ठीक है। वो ह्यूमन को एज ए रॉ मटेरियल देख रहा है, मतलब अगर किसी इंसान के डेथ के बाद उसको बरी किया गया है ये सोच के कि वो अभी रेस्ट हो जाएगा, वो रेस्ट इन पीस है, ठीक है, तो अभी उसको आराम करना है, उसकी लाइफ खत्म हो गई, लेकिन वहां पे वो उसको एज ए इंसान नहीं ले रहा। अभी हम लोग देखो, हम लोग ये भी सोचते कि मरे हुए इंसान के बारे में क्या बुरा बोलना, लेकिन वहां पे वो चीज भी नहीं सोचता, वो उनके बॉडी पार्ट्स निकालता है, उनको एज ए रॉ मटेरियल नथिंग देखता है, एक और इंसान क्रिएट करने के लिए। रियलिज्म एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ निग्लेक्ट, तो इसमें जो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने इसके लिए, अगर बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने एम्प्लॉयज के लिए, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देते, वो उनको अनफेवरेबल कंडीशंस में काम करवाते हैं, वो उनको ओवर टाइम का पैसा नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, बट एक्चुअली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉस की होती है, टीम लीडर की होती है, लेकिन उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। तो वो निगलेक्ट की वजह से कैसे जो लोग होते हैं, मार्जिनलाइज्ड लोग होते हैं, वो और ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। जैसे यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस क्रीचर के टूवर्ड्स, क्योंकि उसने उसको बनाया, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो उसकी वजह से क्या हो गया, क्रीचर सफ़र करने लगा। इंटरसेक्शन ऑफ क्लास और नॉलेज, तो इसमें जो क्रीचर है वो बाद में खुद को सिखाने की कोशिश करता है, उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं सीखने लग गया या मैं बात करने लग गया तो शायद लोग मुझे अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वो भी ठीक से नहीं होता, बिकॉज वो उसका इकोनॉमिक स्टैंडिंग नहीं है वहाँ पे। तो इवन दो वो बात करने लग जाता है, वो सीखने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी सोसाइटी उसको उतना अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाती। जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है अभी वो देखते हैं। जॉर्ज लुकास का वर्क है द हिस्टोरिकल नॉवेल, इसमें वो रियलिज्म बताता है कि मतलब वो बताते हैं कि कैसे रियलिज्म एक्चुअली यूज करना चाहिए सोशल और इकोनॉमिक रियलिटीज को दिखाने के लिए। एंटोनियो ग्राम्सी का बुक है प्रिजन नोटबुक्स, इसमें वो कल्चरल हेजेमनी और उसका लिटरेचर पे क्या इम्पैक्ट होता है उसकी बात करते हैं। लुइस अल्थुजर का वर्क है आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, इसमें वो कैसे ये बताते कि कैसे आइडियोलॉजी और कल्चर जो होता है वो जो सॉफ्ट पावर होता है उसको यूज करके वो बेस को सुपर स्ट्रक्चर कैसे बेस को मैनिपुलेट करता है। टेरी एगल्टन का वर्क है मार्क्सिज्म एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसमें वो मार्क्सिस्ट थियोरी अलग अलग सेक्शंस पे अप्लाई करते हैं और कैसे बताते हैं कि कैसे डिकंस्ट्रक्शन को हम लोग मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के अंदर भी कैसे डिकंस्ट्रक्शन को स्टडी कर सकते हैं या स्ट्रक्चरलिज्म को स्टडी कर सकते हैं। फ्रेडरिक जेम्सन का है द पॉलिटिकल अनकॉन्शियस, इसमें वो बात करते हैं कि कैसे सब लिटरेचर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से इम्पैक्ट हुआ है, इन्फ्लुएंस्ड है। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।